तो मित्रों ये है आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। संहति माने होता है बच्चा मास, मास मतलब क्या होता है बोलो, होता है द्रव्यमान। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं मास का अनुपात, यानी कि क्या मास, यहाँ पे आपको बताना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको अपान करना होगा अनुपात निकालने के लिए। आवेश क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 19 कूलाम होता है, अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है लगभग 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 31 किलोग्राम होता है। आपको भाग करना है मित्र, भाग करोगे तो यहाँ पे लगभग बना लो 16 बनाओगे तो यहाँ पे आएगा 10 पे घात माइनस का 20 आएगा, और अपान 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव का 31 आएगा। और आप जानते हो ये बेटा पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, यानी कि 16 में 9 से अगर डिवीजन करोगे तो क्या आएगा 9 1 जा 9 आएगा, अब पॉइंट लग जाएगा 70 बनेगा, 9 6 जा मल्टीप्लाई बाई 10 पावर यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -20 प्लस 31 कितना आएगा, ये आएगा 11 कूलाम पर किग्रा, यानी कि बोलेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 11 कूलाम पर किग्रा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है बोलो बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे मित्रों। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं भाई। अगला वाला क्वेश्चन कर रहा है, आप पढ़ने को पा रहे हो, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता क्या होती है एप्सिलॉन नॉट। विद्युतशीलता हवा की हो सकती है, एयर की या फिर वैक्यूम की। तो आप पहले फार्मूला बोलो, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, और K क्या है कूलॉम कांस्टेंट है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। अगर मैं बोलूं सर एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा यहाँ आ जाएगा, और इक्वल टू 1/4 पाई, और F को यहाँ लेके आओ और मल्टीप्लाई बाय क्या Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, बनाओ मात्रक, इसका भी कूलाम इसका भी कूलाम, कूलाम का स्क्वायर बन जाएगा प्रति, यहाँ पे 4 पाई तो अंक है कोई मात्रक ना होगा, F का होता है न्यूटन, और यहाँ पे R दूरी है, दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है बोलो आपका बिल्कुल तो ये फार्मूला याद रखना और इसको जानना। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है निर्वात की या वैक्यूम, निर्वात की या हवा की विद्युतशीलता होती है। अब चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। लिखा है दो समान आवेश Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा जाता है। मतलब कह रहा है यहाँ दो बिंदु आवेश हैं, यह भी Q है और यह भी Q है, इनके मिड वाले पॉइंट पर, मिड वाला पॉइंट कहने का पर्पज यह भी L होगा यह भी मान लो L होगा, यहाँ पर एक आवेश Q रखा जाता है। तो बोलता है कि यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में मतलब कोई कहीं जा वा नहीं रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन सब कैंसिल हो जा रहा है, तो कैपिटल Q का मान क्या होगा। इस सवाल में आपको बता दूं मैं बच्चा, पहले इनका चिन्ह जानना जरूरी होता है कि Q किस साइन का होगा। अगर मान लो Q प्लस का रख दोगे तो देखो ध्यान से, अगर प्लस का रख दोगे तो इसको चेक करो, इसको ये वाला क्या करेगा इनको दूर भगाएगा, और यह भी क्या करेगा बोलो दूर भगाएगा, यानी कि दूर भाग जाएंगे, यानी कि संतुलन में हो ही नहीं पाएगा। और ध्यान दो अगर यह रहेगा माइनस में तो इसको देखो ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे आओगे तो ये वाला दूर भगाएगा और ये वाला क्या करेगा पास बुलाएगा, अट्रैक्शन करेगा ना। अरे भाई ये प्लस है तो प्लस वाला प्लस को दूर भगाएगा और ये नेगेटिव वाला अपने पास बुलाएगा, तो दोनों बल लगभग बराबर हो सकते हैं। क्या है कि ये दूरी पर है यार और ये कम दूरी पे है, मतलब कि क्या मतलब ये रिपल्सन अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब संतुलन में आ सकता है। और ये भी संतुलन में आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये वाला इनको अपनी ओर खींचेगा और ये वाला इनको अपनी ओर खींचेगा, यानी कि साइन क्या होगा बोलो माइनस का, और इसी प्रकार यह भी संतुलन में हो जाएगा, यानी कि साइन क्या होगा बोलो माइनस का होगा। तो अब क्या करना है आपको, हम बोले इस वाले को संतुलन में कर लो। ये संतुलन में कब होगा, जब इसके द्वारा लगाया गया रिपल्सन फोर्स बराबर इसके द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन वाला फोर्स। तो देखो ध्यान से, लेकिन ध्यान रखना माइनस वाला होगा, यानी कि चाहे या तो यह सही होगा या तो यह सही होगा, कोई सही होगा। विचक करते हैं कौन सही होता है, तो बोलेंगे इन दोनों का जो अट्रैक्शन जो रिपल्सन फोर्स काम करेगा कि Q बटे इनके बीच की दूरी क्या है बोलो L 2L का स्क्वायर कर दो इक्वल टू यहाँ इन दोनों का अट्रैक्शन जो इधर काम कर रहा है वो
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान, ये क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी एल का स्क्वायर आएगा, आएगा ना, के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर इनको बढ़ाओगे आगे तो आएगा क्यू अपान 4l स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपान एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर से कट जाएगा तो क्यू की वैल्यू क्यू बाई 4 आएगी, वो भी माइनस की आएगी, मतलब क्या ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बच्चा बिल्कुल रही है। और आपको समझ में अगर बातें आ रही हैं तो आराम से देखो और आगे बढ़ो, और आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं अच्छे समझो, और हो सके तो खुद से पहले कर लिया करो। अब यहां देखो बेटा अगला वाला क्या बोलता है, अगला वाला जो बोल रहा है क्वेश्चन आपका, ये अगला वाला है, बोलता है 1 माइक्रोकूलम, ध्यान देना, बोला जा रहा है 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे गए हैं। 1 माइक्रोकूलम का रखा गया है और यहाँ पे रखा गया है 4 माइक्रोकूलम का वायु में रखा गया है। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, तो आप जानते हो क्या, दो बिंदु आवेशों के पीछे लगने वाले कूलम का नियम आप जानते हो, एक्शन रिएक्शन है, जितना बल या इनके ऊपर लगाएगा उतना ही बल क्या करेगा, इनके ऊपर लगाएगा, जितना बल समझो पहले आपको, जितना बल या इनके ऊपर लगाएंगे उतना ही बल या क्या करेंगे, इनके ऊपर लगाएंगे, तो बराबर बल हो गया। तो दोनों का जब बराबर बल हो जाएगा तो इसका मान क्या आएगा, 1:1 आएगा। अरे भाई अगर इन पे 50 का लगाएंगे तो ये भी कितना लगाएगा, 50 का लगाएगा, तो 50/50 का मान क्या होता है, 1:1 आएगा ना। यानी कि यह वाला आंसर आपका सही, तीसरा वाला याद रखना। ऐसे सवाल आएंगे तो करके आना 1:1 होगा। अब देखो आगे वाला क्या बोलता है बच्चा, आगे वाला क्वेश्चन बोलता है, आपके सामने लिखा हुआ है दोस्त कि 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये 2015 में सवाल आ चुका है, तो आपको बता दूं मैं, आपने पढ़ा है Q बराबर N ही पढ़ा है, Q दिया है 8 कूलम का, N आपको निकालना है, और E का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² का 19 कूलम। अब यहाँ देखो N का मान क्या आएगा, 8/1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² का 19 आएगा। यहाँ पे आएगा, आप लिख सकते हो 80/16 कर सकते हो, ऊपर जाएगा तो 10 पे, यहाँ पे 80/16 करने पर अगर देखा जाएगा तो ये 10 का गुणा ऊपर हुआ है और 10 का कहाँ हुआ है, नीचे हुआ है। ये हो गया 80 और ये हो गया 16, और ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² का 19 जो था वो प्लस का 19 बन जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कटेगा तो 5 गुणा 10 पे घाते प्लस का 19 और क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि 5 गुणा 10 पे घाते 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑप्शन नंबर जो पहला बिल्कुल सही है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आगे वाला कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है मित्र आपको। अगर बताया जाए तो आपको जानते हो आइए बराबर क्या होता है, क्यू ही होता है। एफ का फार्मूला क्या, बिंदु आवेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की वजह से, तो यह बराबर क्या क्यू ही होता है। तो आप जानते हो ई बराबर क्या बन जाएगा, एफ बाई क्यू बन जाएगा। एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलम, न्यूटन पर कूलम देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या बोलो आपका सही है। और ये सवाल 2015, 16, 17 में पूछे जा चुके हैं मित्र, तो ध्यान से देखना आप यहाँ पे। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्या बोलता है, अगला वाला क्वेश्चन जो बोलता है आपके सामने लिखा हुआ है, आप पहले कर सकते हो फिर बता सकते हो। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इस सवाल बच्चों को अक्सर परेशान करते रहते हैं। तो आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर, अभी पीछे देख क्या है वो, एफ बाई क्यू होता है। ये होता है न्यूटन पर कूलम, मतलब पहला वाला क्या है बोलो सही है, पहला वाला क्या बोलो सही है। और अगर आगे देखा जाए तो ई बराबर एक फार्मूला और होता है, वी बाई डी होता है, वोल्ट यानी कि वोल्टेज के मैटर में होता है। ये होता है वोल्ट पर डी दूरी है, मीटर बन जाएगा, वोल्ट पर मीटर भी होता है। और एक बात अगर आपको और बताया जाए बच्चा, तो आपने पढ़ा है डब्ल्यू बराबर क्या, डब्ल्यू बराबर पढ़ा वी क्यू पढ़ा है, और वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बराबर बन जाएगा आपका ई इंटू डी बन जाएगा। वी बराबर क्या बन जाएगा बोलो, ई इंटू डी बन जाएगा, W यहीं रहने दो और यहाँ Q बन जाएगा। और इस E का मान क्या हो जाएगा, E बराबर W अपान ये बन जाएगा DQ बन जाएगा। W अपान क्या बन जाएगा बोलो, DQ बन जाएगा। और W का होता है बच्चा आपका जूल होता है, और D का होता है मीटर, और ये होता है कूलम। जूल कूलम, जूल पर कूलम मीटर होता है, यानी कि W बराबर VQ से आप जानते हो V बराबर यहाँ पे ED बन जाएगा, और V बराबर जब ED बन जाएगा तो Q गुणा करना पड़ेगा यहाँ से, और E बराबर क्या बन जाएगा, W अपान DQ बन जाएगा। W का होता है जूल पर मीटर कूलम है, तो कोई बात ही नहीं बनी यार, जूल पर मीटर कूलम दिया हुआ है, जूल पर मीटर कूलम, ये जूल पर मीटर कूलम था, ये गलत ऑप्शन है, ये सही रहेगा, यानी कि जूल पर कूलम इसका मात्रक नहीं होता है।
जूल पर कूलाम, यही वाला आंसर इसका होगा बेटा, यही वाला। एक ऑप्शन गलत छप गया है, जूल पर मीटर कूलाम रहेगा। आपका आंसर ये वाला है, जूल पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मित्र क्या बोलता है, आगे वाला बोल रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो इसके लिए आप जानते हो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट ए होता है, और ई का मात्रक क्या पढ़ के आए हो, ई का मात्रक पढ़ के आए हो न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पे एरिया का मीटर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम मीटर का स्क्वायर होता है बच्चा। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा जाए तो आप जानते हो ई का ये तो मात्रक है, लेकिन यहाँ पे कहीं है ही नहीं यार, कोई बात नहीं। तो ई बराबर होता है वी बाई डी होता है, और एरिया ये दिया हुआ है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका होता है मीटर, इसका होता है मीटर का स्क्वायर। एक मीटर कट जाएगा तो क्या आएगा, वोल्ट मीटर आएगा। यानी कि आप देख सकते हो फाई का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट स्मॉल एम रहेगा, वोल्ट मीटर आएगा। ठीक है ना जी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बोलो बिल्कुल सही है। आपको समझ में चीजें आ रही है तो फार्मूले अगर आपको याद है तो आपको बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं मित्र। तो अगला सवाल लिखा गया है, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से आर स्क्वायर के यहाँ पे रहेगा बच्चा व्युत क्रमानुपाती। क्या रहेगा बोलो, व्युत क्रमानुपाती होगी। तो आप जानते हो 4 ऑप्शन लिखा है, बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव लिखा है, आवेश की अनंत समतल चादर लिखा है, और रेखीय आवेशित तार लिखा है। तो आपको बता दूं ना बच्चा, बिंदु आवेश क्यू की वजह से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। तो अगर पूछा जाए यहाँ पे तीव्रता क्या बनेगी, तो ई एट पॉइंट पी बराबर के क्यू अपान क्या, आर का स्क्वायर। तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 अपान आर का स्क्वायर। यानी कि बिंदु आवेश की वजह से जो तीव्रता होती है आर स्क्वायर की क्या होती है बोलो, व्युत क्रमानुपाती होती है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मित्र क्या बोलता है, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोला जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ का मान पूछा जा रहा है। टाउ बराबर क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है। टाउ का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है बेटा बिल्कुल सही है। आप इनको याद कर सकते हो और चीजों को समझने के लिए आप लॉन्ग वीडियो हमारा देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो भाई, अगला वाला क्या कह रहा है, अगला वाला कह रहा है बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। एक गोले हैं, यह ए है और यह बी है, दोनों का मास शुरुआत में क्या है बोलो, बराबर है। और कह रहा है एक गोले को आवेश प्लस क्यू दिया गया है। अच्छा बताओ यहाँ प्लस क्यू क्यों बना होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। जैसे मान लो ये कोई गोला है, यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 10 क्या होंगे, प्रोटॉन भी तो होंगे। और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ बचेगा 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। तो आप कहोगे सर 1 प्रोटॉन से चार्ज है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तब प्लस बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हुए होंगे। और यहाँ पे बोलता है इसको माइनस क्यू आवेश दिया गया है। माइनस क्यू आवेश देने का पर्पस क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। तो मतलब पूरी कहानी ये है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं और यहाँ से गए हैं, तो इसका मास जो होगा ना बेटा, मास ऑफ बी होगा वो बड़ा होगा किससे, मास ऑफ ए से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, मास ऑफ बी बड़ा है मास ऑफ ए से, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहो और आगे, ताकि मैं वीडियो आपके लिए और शानदार लेके आता रहूं। और मैं जल्दी में चल रहा हूं ताकि आपका रिवीजन जल्दी होता रहे, रिवीजन हो रहा है ना, तो इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं। और देखो यहाँ पे मित्र क्या कहता है, अगला वाला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 2 बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है। कह रहा है यहाँ पे 2 बिंदु आवेश है और यहाँ पे जो बल लग रहा है एफ न्यूटन का लग रहा है। और बोलता है कि यदि आवेशों को कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल के क्या हो जाएगा। एक बात जान लो, जब इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा उसका जो परावैद्युतांक तो के रहेगा, तो जो बल नेट वाला है वो के गुना घट जाएगा। याद रखना, बल के गुना घट जाएगा, हमेशा याद रखना, बल के गुना क्या होगा बोलो, घट जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई अगला वाला क्वेश्चन क्या, यानी कि यहाँ पे ए वाला सही है, बल के गुना घट जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही है और सवाल 2022 में पूछा जा चुका है। अब देखो यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन मित्र क्या बोलता है, अगला वाला कहता है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश कैपिटल ई
तथा द्रव्यमान इस्मालियम है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इसका त्वरण क्या होगा? अरे भाई आप जानते हो ना, आप जानते हो F बराबर क्या होता है? क्यू ही होता है, और F बराबर mi होता है त्वरण निकालने के लिए, और Q बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और E हो गया, A का मान पूछ लिया, त्वरण का मान तो हो जाएगा E/m। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला बेटा? बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला वाला कह रहा है वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने से इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? कह रहा है भाई देखो भाई साहब ये लगा तो आए हो, यह अभी क्यू है, यह अभी क्यू है, यहाँ पे मान लो बल F लग रहा है। अगर यहाँ पे कोई परावैद्युत पदार्थ भर दोगे K कांस्टेंट वाला, तो जो बल होगा वह K गुना क्या होगा बोलो? घट जाएगा। तो यहाँ पे बल क्या होगा बोलो? घट जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर यानी कि 2 सही है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। जो अगला वाला क्वेश्चन है ना मित्र, वो अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, चांदी का परावैद्युतांक K होता है। तो चांदी क्या है? चांदी है मेटल। चांदी क्या है बोलो? मेटल। और मेटल के लिए परावैद्युतांक K का मान होता है इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या है बोलो? बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? बच्चों लिखा है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो आपको पहले बता दूं मैं, विभव का फार्मूला क्या होता है? विभव का फार्मूला आपका होता है W इक्वल टू होता है VQ होता है ना जी, या फिर हम बोलेंगे V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो आप देख रहे हो W का होता है जूल होता है, और Q का होता है कूलाम, यानी कि बनेगा आपका जूल पर कूलाम। और आप एक नंबर क्लियर कर लेंगे, यहाँ पे जूल पर कूलाम मान लो यहाँ वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, सही बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फार्मूला आपको लर्न होगा कि W इक्वल टू VQ होता है, या फिर V इक्वल टू W/Q होता है, यानी कि अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्यों बोला जा रहा है? मान लो Q का मान अगर 1 ले लो तो V का मान क्या आएगा? W आएगा। फार्मूला यहीं से बनता है मित्र। तो उम्मीद करते हैं पहला वाला प्रश्न आपको आ गया। अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न क्या कहता है देखते हैं भाई। तो ये आपका दूसरा वाला प्रश्न है, कह रहा है E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र विभव की दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है मित्र E बराबर 0 है। जब E बराबर 0 रहेगा, ध्यान देना, जब E बराबर रहेगा 0 आपका, तो विभव दूरी पर डिपेंड करेगा। विभव बनेगा नहीं तो कहां दूरी पर डिपेंड करेगा, यानी कि V R पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ पे हालांकि हमारे मित्रगण लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वाला सही था जहां तक मुझको पता है, ठीक है ना। तो जब E का मान 0 रहेगा तो V का मान दूरी पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ये आप जान लो। तो ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला यहाँ से ही था, भूल गए ना, कोई बात नहीं। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। आपको समझना जरूरी है, आपको जानना है, और आपको नंबर लेके आना है दोस्त। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है अगला वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न कहता है तीसरा वाला, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया काम। यानी कि बोलता है यहाँ पे मान लो कोई द्विध्रुव हो। द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अत्यंत निकट दूरी पर रखे गए होते हैं तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव होता है। आपसे पूछा कृत कार्य W का फार्मूला होता है -P, और यहाँ पे आप लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ पे फाइनल इनिशियल वाला माइनस साइन थीटा फाइनल का। तो यहाँ पे बन जाएगा W इक्वल टू -P, जहाँ पे P क्या है आपका? द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। हालांकि यहाँ पे इनका कोई काम है नहीं क्योंकि ऑप्शन में कहीं ये सब है नहीं। तो यहाँ पे -P शुरुआत में था 0 पर, शुरुआत में था आपका 0 पर, यानी कि आप जानते हो नहीं जानते हो जान लो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो शुरुआत वाला जो दोनों की बीच का एंगल है क्या बोलो? 0 डिग्री है। और 90 तक गए हो, इनको घुमा के आप 90 तक ले गए हो, ये जो घूमेगा तो 90 गया है, तो अब यहाँ पे 90 बन जाएगा। बाद वाला साइन 90 है, साइन 90 का मान होता है 1, और इसका मान होता है क्या? साइन 90 का मान, इसका मान 0, इसका मान 1, तो W बराबर क्या? इसका माइनस माइनस बन जाएगा प्लस P बन जाएगा। यानी कि आपको मित्र यहाँ पे काम करना पड़ेगा, P के बराबर काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो आपको सारे फार्मूले अगर नहीं लर्न है तो इसीलिए तो आपको बताया जा रहा है। अगर चीजें आपको समझ में आएंगी तो आप अच्छे से पेपर करोगे, और हर एक फार्मूले को बताने के लिए आपके लिए हम बहुत सारे कंटेंट बता रहे हैं ताकि आपका जो पेपर आगे के लिए भी रेडी होता है। जो प्रश्न यहाँ पे नहीं है वो भी यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे डाइपोल का
जैसे विद्युत विद्युत आघूर्ण का दिशा कहाँ होता है, माइनस से प्लस होता है। ये फार्मूला W बराबर नेगेटिव का P साइन थीटा इनिशियल वाला, नेगेटिव साइन थीटा फाइनल वाला होता है। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए और आप जान भी रहे हो और अच्छे समझ भी रहे हो दोस्त। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला वाला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 मित्र, एक 5 मीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया गया है। 5 मीटर त्रिज्या यहाँ पे है और कह रहा है वाले धातु के खोखले गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया गया है। गोली सतह, आप मान लो गोली कोई सतह है, त्रिज्या यानी कि जो दी गई है 5 मीटर, यहाँ पे लिखा नहीं है। अब देखो क्या होता है, यहाँ 5 मीटर मान लेते हैं हम। इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो, तो बोलता है इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव है, तल पर 10 वोल्ट का है। तो आपको मालूम होना चाहिए खोखला गोली बेलन है, पूरे तल पर जो विभव होता है मतलब कि वह सेंटर की जैसे बिहेव करता है। तो हम बोलेंगे अगर तल पर 10 वोल्ट का है तो सेंटर भी कितना होगा, बोलो 10 वोल्ट का होगा। क्योंकि अगर मान लो जितने भी चार्ज यहाँ पे घूम रहे हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं कि वह गोले के सेंटर में होते हैं, ठीक है ना। तो तल पे अगर वोल्टेज 10 वोल्ट का है तो आपके सेंटर पर वोल्ट भी कितना होगा, वो 10 वोल्ट का होगा। आपको यह बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या बोला, तल पर जो भी आवेश रहे होंगे ऐसे बिहेव करते हैं कि सेंटर पर होते हैं। तो यानी कि यहाँ वाला जो विभव होता है वह तल वाले विभव के बराबर होता है। तो अब चलते हैं आगे वाला सवाल देखते हैं भाई क्या बोलता है। आगे वाला सवाल बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पे एक बिंदु आवेश Q1 मान लो, यहाँ पे Q2 मान लो, यहाँ पे जो भी माध्यम रखा गया है वह आपका K1 वाला है, जिसका मतलब कि परावैद्युतांक का मान K1 है। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल कैपिटल F है। इनके बीच लगने वाला जो बल है स्थिर वाला, स्थिर वैद्युत बल वह F दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं पहले वाले माध्यम के लिए K1 मान लो तो आप फार्मूला क्या पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K1 फार्मूला होता है Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यानी कि जितना ये रहेगा एयर की तुलना में गुना घट जाता है बल। ये समीकरण नंबर मान लो 1 है। और आगे बोलता है यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए, यानी कि अब बोलता है नहीं अब K2 कर दो। अगर K2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अब K2 लग जाएगा, K2 गुना घट जाएगा। यहाँ पे Q1 वही है, Q2 वही है, दूरी वही है, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो कह रहा है तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिकी बल होगा, यानी कि इसका मान बताना है इनके संबंध में। तो आप देखो भाई 1 भागा अगर 2 किया जाए, 1 भाग 2 से किया जाए तो आपका आएगा FK1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इनको लिखोगे तो ये आएगा आपका, ये आएगा FK2 और यहाँ पे होल का अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 और यहाँ पे आएगा Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये पूरा इनसे कट जाएगा, ये इनसे कट जाएगा। अब मालूम चलेगा कि F अपान K1 अपान FK1 अपान FK2 बराबर क्या आएगा, ये जाएंगे ऊपर लेके तो हो जाएगा K2 अपान क्या K1। अब इनको आप करना क्या है, आपको निकालना है FK2 का मान निकालना था। तो FK2 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा K1 आ जाएगा K1 और ये वाला K2 यहाँ आ जाएगा K2 और यहाँ पे FK1 तो है ही, FK1 बराबर क्या, ये आएगा आपका FK2। यानी कि बच्चा दूसरे वाले माध्यम में जो लगने वाला बल है वह पहले वाले माध्यम के बल का K1 अपान K2, यानी कि पहले वाले माध्यम के बल का K1 अपान K2। देखो यहाँ पे लिखा ना K1 अपान K2 इंटू क्या F आएगा। 2 समीकरण बनेंगे, दोनों का भाग करना है। K1 वाला पहला वाला माध्यम है, K2 वाला दूसरा वाला माध्यम, भाग कर दोगे आपको FK2 आने दूसरे वाले माध्यम में लगने वाले बल को निकालना है। आसानी से निकल गया। सवाल आपको समझना है और अच्छे से देखना है क्या चल रहा है, वरना आप 1 नंबर का क्वेश्चन मिस कर जाओगे तो तकलीफ बढ़ेगी। तो यहाँ देखो भाई अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला वाला क्वेश्चन बोलता है मित्र 6ठा नंबर जो है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से R दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रम से E व V में संबंध होगा। तो आप जानते क्या हो यार, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है V बाई R। विभव प्रवणता के मैटर में E बराबर क्या होता है, V बाई R होता है। तो E बराबर V बाई R कौन सा है, पहला वाला आपका, बिल्कुल सही है। E बराबर V बाई R, याद रखना E बराबर क्या होता है, बोलो V बाई R होता है। और आगे वाले सवाल में अगर चला जाए तो देखते हैं आगे वाला सवाल क्या बोलता है। आगे वाला सवाल बोल यहाँ रहा है
नीचे दिए गए चित्र में बिंदुओं, यहां पे लिखा नहीं है मित्र, यहां पे मैं लिखता हूं ए व बी के बीच की बात हो रही है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता निकालना, ठीक है ना। तो आप देखो ए यहां है, बी यहां है, तो इनसे तो कोई बात नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे इनसे, इनसे और इनसे। तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। फार्मूला क्या होता है? 1/c, इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है 1/c1 का मान 3 है, C2 का मान भी 3 है, हालांकि माइक्रो फैराड में है तो माइक्रो तो हो जाएगा अभी। 1/c इक्विवेलेंट का मान क्या आएगा? हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 3/3 आएगा 1/1, इसलिए C इक्विवेलेंट का मान क्या आएगा? 1 माइक्रो फैराड। यानी कि इसको अगर ऐसे बनाया जाएगा तो यहाँ पे आपका 3 माइक्रो फैराड का है, ए और बी के बीच में बैठा है, और यहाँ तीनों को मिलाएंगे तो ए आपका हो गया 1 माइक्रो फैराड का। अब ये दोनों किस क्रम में है? इनका पहला वाला इनके पहले से, इनका दूसरा वाला इनके दूसरे से लगा हुआ, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या होता है? C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2, यानी कि 3 धने कितना होगा बोलो? 4 माइक्रो फैराड। ऑप्शन यहाँ पे है 4 माइक्रो फैराड आपका आएगा। तो फार्मूला आपको श्रेणी क्रम वाला मालूम होना चाहिए और समांतर क्रम वाला। अब यही रजिस्टर के लिए उल्टा हो जाता है, रजिस्टर के लिए श्रेणी वाला फार्मूला ए नॉर्मल वाला होता है और समांतर वाला ये होता है वो करंट वाले चैप्टर में। अब यहाँ देखो भाई अगला वाला क्वेश्चन क्या है मित्र? अगला वाला क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है एक बिंदु, यहाँ पे पहले जानिए कि वैद्युत द्विध्रुव है, फिर वही वर्ड, हर बार यह वर्ड पूछा जाता है दोस्त। -q + q 20q 2l हो गई। यहाँ पे मान लो कोई आवेश q है तो बोलता है इनके नाते इस पर लगने वाला बल क्या होता है, मैं आपको बता दूं। अगर तो यहाँ पे 2 बल काम करते हैं, जब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरा समझा देंगे विस्तार से। यहाँ पे एक बल लगने वाला है 2kp cos θ/r³ × q होता है, और एक बल लंबवत लगता है तो यहाँ पे होता है 2kp sin θ/r³ × q होता है। यानी कि देखो यहाँ भी r³ यहाँ भी r³ है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ना वो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ के होता है। यहाँ भी आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, शायद प्रोपोर्शनल लगाना हमारे इंटर लोग नहीं जानते हैं लगता है ना। तो यहाँ फार्मूला आप समझ सकते हो, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण आवेश पर लगने वाला जो बल का प्रोपोर्शनलिटी होता है यह प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, लिखा है वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। बोला जा रहा है वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए 1 माइक्रो कूलाम के आवेश। 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 × 10⁻² मीटर होता है। यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम यहाँ आवेश रखा गया है, 1 माइक्रो कूलाम यहाँ रखा है। 1 माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होता है? 10⁻6 कूलाम, और यहाँ भी 10⁻6 कूलाम आएगा। और बोलता है इनकी ऊर्जा क्या होगी? तो U बराबर क्या होता है? U बराबर होता है K Q1 Q2/R। K का मान होता है 9 × 10⁻9। K क्या है? कूलाम कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय Q1 का मान 10⁻6, Q2 का मान 10⁻6, और R का मान क्या है? 10⁻2। अगर देखा जाए तो 9 × 10⁻6 और -6 क्या हो जाएगा? माइनस का 12, यानी कि 10⁻9 × 10⁻- का 12 लगाएंगे तो 10⁻- का 3 आएगा, और ये ऊपर अभी जाएगा तो +2 बन जाएगा। जब हर से अंश में जाएगा तो पावर का साइन बदल जाता है, ये आएगा 10 पे -1 को लेके आएगा 0.9 जूल आपका ये आंसर आएगा। ये आपका आंसर यहाँ पे सही है, दूसरा वाला 0.9 जूल। तो आपको मालूम होना चाहिए 2 बिंदु आवेशों के निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वह होती है K Q1 Q2/R होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे क्या कहता है। आगे वाला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? धारिता का मात्रक क्या होता है? पहली बातें जानिए, Q बराबर होता है CV होता है, तो यहाँ पे C का मान क्या हो जाएगा बोलो? Q/V हो जाएगा। तो आपको मालूम चलेगा कूलाम पर वोल्ट, Q माने कूलाम हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, V माने वोल्ट हो जाएगा क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये आपका सही है कूलाम पर वोल्ट, चौथा वाला ऑप्शन। ये भी आपको मालूम चल गया होगा और 1 नंबर आप बहुत आराम से पा जाओगे। अब देखो आगे वाला क्या कहता है मित्र। आगे वाला कहता है क्वेश्चन नंबर 11, और हमको लगता है आपके इस वाले चैप्टर में केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था, है ना जी, और हमने 10 से लगा लिया है और कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है ना मित्र। तो आपको जितने भी सवाल बताए गए हैं
आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बताए गए हैं जो एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं और संबंधित यहीं से हैं। और आप जानते हो जब हम एक सवाल की बात करते हैं तो वहां पे जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं सबकी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बना हुआ है चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे क्या है देखो करंट को हो गया है प्रॉब्लम। क्यों हो गया है? वोल्टेज ढकेलता है आगे की ओर और रेजिस्टेंस रोकता है। तो लेकिन अब करंट को, लेकिन पार तो खैर जाना ही जाना है, तो वोल्टेज क्या करता है? करंट को धक्का देने वाला काम करता है और जो रेजिस्टेंस है ना उनको रोकने वाला काम करता है। तो देखो बेचारी फंसी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं मित्रों यहाँ पर। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ मित्रों सामने आपके है। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कोई बात नहीं यार, पढ़े नहीं हो क्या? Q इक्वल टू क्या होता है बोलो? IT होता है और NA भी होता है ना, NA इक्वल टू IT। और T की वैल्यू पुट करनी है क्या आपको? 1 सेकेंड। आपको यह निकालना है ना, N इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई 1/E बन जाएगा। और I की वैल्यू क्या दिया है? 3.2 N इक्वल टू अपान E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर नेगेटिव 19 होता है ना जी। एक कटेगा 2 आएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर प्लस 19 बन जाएगा। यानी कि 3.2 एम्पियर पर सेकेंड अगर धारा चल रही है तो 2 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो कर रहे होंगे। यानी कि पहला वाला जो आपका ऑप्शन है सही है मित्रों। अब आते हैं अगले वाले में। वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह आवेग VD में संबंध क्या है? तो हम पहले बता दें आपको जानना चाहिए। और वो जानना क्या है? I बराबर होता है V ना, VDENA। अगर A को नीचे लेके आओगे तो I अपान A इक्वल टू क्या? VDEN बन जाएगा ना। और I अपान A को हम बोलते हैं J इक्वल टू क्या बन जाएगा बोलो? VDEN बन जाएगा। यानी कि J इक्वल टू VDEN। तो यहां पर दोस्तों आपका जो पहला वाला ऑप्शन है J इक्वल टू व्हाट? VDEN या नहीं VD भाई मल्टीप्लाई आगे पीछे होता रहता है। तो आपका पहला वाला आंसर क्या है बोलो? बिल्कुल सही है सर। और आपको समझ में आ रहा है ना, J क्या है? धारा घनत्व होता है। एकांक एरिया में एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा I अपान A होता है। तो वहीं से तो आया है सर। अब चलते हैं अगले वाले पर। अगला वाला जो बोलता है पेश सर, वो बोलता है एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता, मतलब क्या? रो की बात हो रही है, एवं विशिष्ट चालकता ये होता है 1/रो होता है का गुणनफल निर्भर करता है। अरे भाई साहब गुणा करोगे तो एक नहीं आ जाएगा, ये निर्भर किसी पर नहीं करता है। तो यहाँ से बोलेंगे किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह आवेग VD, अपवाह आवेग मान लो VD है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, कोई बात नहीं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो मैं आपको बता दूं फिर से बच्चा, I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है VDENA होता है। अगर यहाँ पे एरिया को लेके आओगे तो ये बन जाएगा VDEN बन जाएगा ना। और ये होता है J इक्वल टू क्या? VD और यहाँ पे क्या हो जाएगा? AN है, एन बन जाएगा। और अगर बता दूं आपको ना मित्रों तो एक बात जान लो, G बराबर क्या होता है? सिग्मा E होता है। और यहाँ पे क्या चालकता है आपका, और VDEN। और यहाँ पे आप देख रहे हो VD प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि हम क्या बोलेंगे? VD अनुक्रमणपाती है आपके वैद्युत क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, VD प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो देख रहे हो ना, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है पांचवा वाला। 500 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींच कर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। नया वाला प्रतिरोध क्या होगा? तो जो R न्यू होता है ना, वो क्या होता है? N का स्क्वायर जितना गुना बढ़ा रहे हो गुणे पुराना वाला R। तो क्या गुना बढ़ाए हो दोस्तों? 2 गुना। तो 2 का स्क्वायर, पुराना R कितना है बोलो? 500। ये आपका आएगा 4 गुणे 500 आएगा ना जी। और जानते हो 4 गुणे 500 माने कितना? ये आएगा 2000 ओम आ जाएगा सर। तो यहाँ पे रहेगा आपका 2000 ओम। लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल तो 0 बढ़ा लो सर। तो जानते हो जितना गुना बढ़ाएगा उतने की स्क्वायर करना है और पुराने वाले गुणा करना है। तो ये आपका आएगा 2000 ओम आएगा। नेक्स्ट है 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब। 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति, तो जानते हो पहले 100 वाट का पहले जान लो कितना होता है प्रतिरोध। 100 वाट के बल्ब का जो प्रतिरोध होता है 484 ओम का होता है सर। और जानते हो आप
आप जानते हो पावर पूछ रहा है तो P इक्वल टू वी आई होता है। 110 वोल्ट आप दे रहे हो तो V के संबंध में अब जानते हो V आई बराबर V अपॉन R होता है, तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। 110 वोल्ट दिए हो तो 110 गुणे कितना, 110 बटे R का मान 484 और गुणा भाग करोगे तो आएगा आपका 25 वाट आएगा। तो देखो 25 वाट आपका आंसर क्या है, बोलो सही है। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग हैं, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में दो चार बात बोल दो यार समझ में आ रहा हो तो। अब चलते हैं लेकर के आपको आगे नया वाले क्वेश्चन पे। नया वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके सामने लिखा हुआ है किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम रहेगा, यहाँ पे 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। तो जानते हो चालकता ये क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन R होता है यार, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 500 बन जाएगा। और जानते हो कितना आएगा, आप डिवाइड करेंगे 500 से 1 में तो कितना आएगा 0.000, अभी एक जीरो और लगाओ तब ये आएगा 2, यानी कि आपका आएगा 0.002 और क्या ये हो जाएगा, देखो प्रति ओम बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 0.002 प्रति ओम बन जाएगा। ये आपका आंसर है। और नेक्स्ट वाला है दो प्रतिरोध ए तथा दो प्रतिरोध एक आर रहेगा, यहाँ पे आर तथा 2R एक विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगे हुए हैं। एक आर लगा हुआ है और एक क्या लगा है बोलिए 2R लगा हुआ है, समांतर क्रम है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है यार। आर तथा 2R में उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात अगर समांतर क्रम में रहेगा तो वोल्टेज क्या रहेगा, बोलो सेम रहेगा। और हमने क्या पढ़ा है, W बराबर क्या होता है आई स्क्वायर RT होता है। और अगर I का मान रखा जाए, I बराबर क्या होता है V अपॉन R, तो स्क्वायर लगाओगे तो RT आएगा। यहाँ पे हालांकि यच आएगा लेकिन W से काम कर सकते हो आप, यहाँ पे आएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, RT आएगा, एक कट जाएगा ना बेटा, तो आप क्या आएगा ये W इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका आएगा V स्क्वायर बाई R इंटू T आएगा। वोल्टेज तो सेम दोनों का है। यहाँ पे पहले वाले के लिए W आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा आपका V स्क्वायर सेम है और R की वैल्यू R है और T रहेगा। और दूसरे वाले के लिए क्या आएगा, V तो सेम है और R क्या है 2R हो गया है और T वही, ये दोनों का भाग कर दो सर, एक कट जाएगा और V स्क्वायर कट जाएगा, R से R कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये 1, यानी कि कितना 2:1 आएगा, यानी कि आपका दूसरा वाला सही है। आप देख लो उसमें ऊर्जा यानी कार्य को आप पकड़ लो, अरे ऊर्जा करोगे तो 4.8 लगाना पड़ेगा और क्या, बाकी आप काम पे कर लोगे तो 2:1 आएगा। ये आपका आंसर सेकंड वाला है। फार्मूले को पकड़ना और याद रखना समांतर क्रम में विभव समान होता है, विभव वाला फार्मूला पकड़ लेना, आराम से लग जाएगा, टाइम सेम रहेगा और V का मान सेम रहेगा, बस R रहेगा और एक जगह पे 2R लग जाएगा। अब चलते हैं लेकर के आपको आगे मित्रों। आगे कह रहा है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम का है। एक बैटरी दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल आपका 5 वोल्ट का है, आंतरिक जो प्रतिरोध आपका 2 ओम का है और एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, बाहर वाला भी कोई लगा हुआ है और धारा बह रही है 0.4 एम्पियर की धारा बह रही है। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टा आप जानते हो E बराबर क्या होता है, टोटल जो विद्युत वाहक बल होता है वो जितना बाहर वाले को दिए हो इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टा बोलते हैं, और जितना वोल्ट ही खाएंगे IR। तो जानते हो E का मान 5 है और V का मान निकालना ही है और I का मान कितना है 0.4 है और R का मान कितना है इनके 2 है। तो 5 माइनस कितना 0.8 इक्वल टू V आएगा, तो सॉल्व करेंगे 4.2 वोल्ट आएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो देखा टर्मिनल वोल्टा विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आपको मिल गया और आपने सवाल चालू कर लिया। आगे है दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है और चित्र में आपको बना दूं कि 4 एम्पियर 2 एम्पियर, मैं चित्र नहीं बनाया था तो 4 एम्पियर और यहाँ पे क्या है 2 एम्पियर और आगे बोला जा रहा है यहां से निकल जा रहा है 1 एम्पियर और बोला जा रहा है ये यहां से निकल जा रहा है फिर से आपका 1.3 एम्पियर और पूछ रहे हैं यहां वाला कितना आएगा आई। तो जितना यहां टोटल गया वही यहां जाएगा, तो 4 + 2 इक्वल टू क्या 1 + 1.3 प्लस आई हो जाएगा, तो 6 और माइनस क्या 2.3 इक्वल टू आई आएगा। तो ये आपका आएगा 2.3, ये 3 बन जाएगा 3.7 एम्पियर आपका आएगा। दूसरा वाला सही है यार, इनको साल घटाएंगे तो कितना आएगा 3.7 आएगा। ये आपको जानते हो एक किरचॉफ का संधि वाला नियम काम कर रहा है, यहाँ पे जितना धारा यहाँ दी उतना यहाँ पहुंचेगा यार। अब चलते हैं आगे वाले पर।
नेक्स्ट बोलता है समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः यल व 2l हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। अरे भाई तुम अब तक सिलेंडर का तार पढ़े हो, अब ऐसा तार पढ़ रहे हो जो घन का तार है, घन की तरह गया हुआ है। कोई बात नहीं यार, तो करना क्या है, आपने क्या पढ़ा, R इक्वल टू क्या होता है बोलो, रो इंटू एल बाई ए होता है। समान पदार्थ की दो घनों की भुजाएं क्रमशः L व 2l है और इनके प्रतिरोध का अनुपात निकालना है। कोई बात नहीं यार, तो पहले वाले का निकालोगे तो रूट सबका सेम रहेगा और एक का लंबाई L है और जब लंबाई L तो एरिया क्या आएगा आपका L का स्क्वायर आएगा और क्या आएगा, और यहाँ पे आप इनको सॉल्व करेंगे तो एक कट जाएगा तो रो इंटू अपॉन L आएगा और R2 कितना आएगा, रो इंटू लंबाई 2l है और देखा जाए तो यहाँ पे क्या एरिया मतलब क्या लंबाई गुणा चौड़ाई 2l गुणे 2l यानी कि 4l का स्क्वायर, l तो l कट जाएगा और देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा रो अपॉन 2l आएगा। और देखो क्या करना है, R1 अनुपात R2 निकालना है, तो करना है क्या भाई, R1 अपॉन R2 निकालोगे तो कितना आएगा, रो अपॉन L अपॉन यहाँ पे रो अपॉन 2l, रो कट जाएगा, LL कट जाएगा, 2:1 आएगा। मतलब R1 इस टू जो R2 की वैल्यू है वो 2:1 आएगी और ये आपका 11th नंबर क्वेश्चन जो आपका पूरा हो गया, लग गया। और आपको समझ में आना चाहिए क्या, अगर पदार्थ समान है तो रो सेम रहेगा, लंबाई बदल रही है तो इसका एरिया तो बदलेगा ना, L गुणे L पहले स्क्वायर आएगा, 2l पे 4l का स्क्वायर एरिया आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है। आगे आइए, 6 बोल्ट विभवांतर के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 सेल हैं, 6 बोल्ट का विभवांतर यहाँ पे है, उनमें जोड़ा गया है। कोई बात नहीं सर, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है संयोजन का विद्युत भागफल क्या होगा समांतर क्रम में, अगर जोड़ दोगे तो समांतर क्रम में कहां भी बहुत चेंज होता है यार, 6 वोल्ट ही तो रहेगा, यानी कि ये आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या है बोलो, बिल्कुल तो ये समांतर क्रम में वोल्टेज का मान चेंज नहीं होता है और जब वोल्टेज का मान चेंज नहीं होता है तो कितना आएगा बोला आपका 6 ही आएगा। अब चलते हैं आपको लेकर के आगे मित्रों, अगला वाला क्वेश्चन है संतुलित व्हीट स्टोन की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। ये देखो भाई, इस संतुलित वाला व्हीट स्टोन में ब्रिज बना रहा हूं और सभी भुजाओं का जो R दिया है ना, यहां तो करंट जाता नहीं है, R R R और R, तो देखा जाए ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है और R R श्रेणी क्रम में क्या बन जाएगा 2R और 2R नीचे बन जाएगा तो 2R समांतर क्रम में हो गया। तो क्या होता है, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल होता है सर। तो ये आपका आएगा 4R का स्क्वायर बटे 4R, कट जाएगा तो कितना आएगा आपका, ये आएगा R। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। लिखा है 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है, यानी कि 3 लोग को जोड़ा गया है ऐसे और समान लोग हैं तो R R R, ये कितना आएगा बोलो, ये 3R आएगा और 3R को बोला गया R1, ठीक है। तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 है, समांतर क्रम में अगर जोड़ोगे आप तो ऐसे होता है समांतर क्रम वाला, ये ऐसे ऐसे और ऐसे होता है और इनको जोड़ोगे तो जो 1/R नेट होता है वह क्या होता है 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये आएगा 3/R आएगा और जो R नेट का मान आएगा ना वो आएगा R/3 आएगा आपका। इसको बोला गया R2, क्या बोला गया बोलो, R2 है, ठीक है ना। तो बोलता है अगर R1 बराबर nR2 तो मतलब इसका मतलब क्या R1/R2 बराबर n हो सकता है सर। तो अब यहाँ पे देखो भाई क्या होने वाला है, इसको भी भाग कर लो, भाग करेंगे R1 R2, क्या बोलता है यार n का मान निकालना है ना, तो R1/R2 का मान यही n है, यहां से निकाल दो वही काम ना। ये आएगा 3R/1, ये कितना आएगा बोलो R/3 आएगा, R से R कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ये देखो R1/R2 n, R1/R2 9, यानी n का मान क्या आएगा बोलो 9 आएगा। इतना आसान सवाल यार, कितना मजा आ रहा है ना जी। तो अब देख सकते हो श्रेणी क्रम वाला समांतर क्रम वाला। अब आपको लेके चलते थोड़ा सा आगे मित्रों, लिखा है आगे किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग VD, यहाँ पे V लिख लो आप, भूल गया लगता है, यानी कि धारा आई बह रही है तो अपवाह वेग VD होता है, कोई बात नहीं सर। और आगे लिखा है यदि उसी धातु की दोगुनी त्रिज्या, अच्छा यहाँ पे मान लो एक त्रिज्या वाला रहा हो, स्मॉल r त्रिज्या वाला रहा हो तो I बराबर क्या VDEN, यहाँ पे पाई R का स्क्वायर आएगा। लेकिन अब एक पहला वाला हो गया, लेकिन अब कहा जा रहा है त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया सर, 2R, त्रिज्या 2R हो गई और धारा 2I हो गई, तो धारा हो गई 2I
और त्रिज्या जब 2r बन जाएगी ना, ये वी डी डैश बदल गया, मैंने इसको डैश लगा दिया, ई तो वही रहेगा, एन वही रहेगा, पाई, और जहां पे r का स्क्वायर वहां पे 2r का स्क्वायर जाएगा, तो बन जाएगा 4r का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। और बोलता है आपको बताना वी डी डैश का मान, तो क्या करना है यार, भाग कर दो ना, दोनों का भाग करेंगे तो क्या आएगा, i अपान 2i आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या वी डी ई एन पाई आर स्क्वायर अपान यहाँ पे क्या आएगा वी डी डैश ई एन पाई 4r का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ई एन कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, और 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो हम देखेंगे आई से आई कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 यहां जाएगा, सॉरी वी डी यहां भेज दो ना, ये निकालना हमको था, वी डी डैश इक्वल टू ए वी डी बाई क्या होगा बोलो 2 हो जाएगा। यानी कि जो अब जो अपवाह आवेगा आपका है वह क्या है, पुराने वाले का आधा, यानी कि वी डी डैश कितना बोलो वी बाई 2 है, पुराने वाले का आधा। ये देखा ना, समझ में आना चाहिए यार, और समझ में तब आएगा जब कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे आप ना। पढ़ना है क्या यार, आई बराबर वी ना, वी डी एन ने, जहां पे वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग है वही। अब चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले क्वेश्चन पे। लिखा है सवाल नंबर 16, क्या लिखा है, एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। समांतर क्रम में जोड़ेंगी तो पहली बात क्या, दोनों का वोल्टेज समान रहेगा, और जानते हो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सही विकल्प को चुनना है, तो सही विकल्प में मैं आपको बता दूं ना, तो E बराबर E1 बराबर E2 आ जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा वही, 5 वोल्ट इनका 5 वोल्ट उनका रहेगा, तो समांतर क्रम में जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 5 ही वोल्ट आएगा। और समांतर क्रम में जो R नेट हमारा आता है ना, वो R1 से भी कम आएगा और R2 से भी कम आएगा। ये आपका हो गया सवाल नंबर 16 समांतर क्रम में। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, R नेट का मान सबसे ज्यादा होता है, R1 से भी ज्यादा, R2 से भी ज्यादा, R3 से भी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे कम, R1 से कम, R2 से कम, R3 से कम, और विद्युत वाहक बल E का मान सेम रहेगा आपका। अब चलते हैं आगे लेकर के आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो लोग अगर जुड़ेंगे ना, तो क्या होता है, दोनों का गुणा दोनों का जोड़, यानी कि 100 बटे आपका आएगा 20 से आएगा आपका 5 ओम आएगा, यानी कि आपका चौथा वाला आंसर क्या बोलो सही है। समांतर क्रम में दो लोग के लिए आप हमेशा रख लीजिए क्या, कि दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल, 100 बटे 20 5 आएगा, ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है मित्रों। तो ये आपका खत्म हो गया क्या, यहाँ पे जो मोस्ट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वाले थे इस वाले चैप्टर के इलेक्ट्रिक करंट भी खत्म हो गए। अब हम चलते अगले वाले चैप्टर पर, जहां पे हम पढ़ेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व को, और उसको पढ़ लेंगे, फिर चलेंगे अगले वाले पे। तो शुरू करते हैं अगला वाला चैप्टर। तो दोस्तों अगला वाला पार्ट शुरू करने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं मैं, मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, नाना का, नानी का, मामा का, मामी का, सबका नाम रोशन करना है। तो बोर्ड एग्जाम को टॉप करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं अगले चैप्टर को, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आपका ध्यान किधर है, मास्क वाला मास्टर इधर है। अब देखो भाई शुरू करने जा रहे हैं अगले वाले चैप्टर को, जिनका नाम क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4 में आता है। और यहाँ पे आप तमाम देख रहे हो फिगर वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तो आपको पार्ट के अंदर मालूम चलेगा। तो शुरू करते हैं सवालों के एक बड़े समूह को, जहां पे आपको 20+ क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले चैप्टर से। तो लेट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं चैप्टर को। क्या देखते हैं बोलता है चैप्टर हमारा। सवाल देखो भाई क्या लिखा है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या बनाता है। अगर मान लो कोई चार्ज मूव कर रहा है, मतलब मान लो आवेश मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, धारा बनेगा, और धारा बनेगा तो क्या बनेगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, है ना जी। तो गतिशील आवेश क्या बनाता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। अगला है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसको उत्पन्न कैसे कर सकते हो, केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, एक व दो दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र कह रहा है उत्पन्न कर सकते हो, किसके द्वारा, आप यहाँ पे लिख सकते हो दोनों के द्वारा, यानी गतिमान आवेश रहेगा तब भी बन जाएगा, और अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र चेंजिंग वाला रहेगा तब भी बन जाएगा। इसको याद रखना काम करेगा। अब चलते हैं लेके आपको अगले वाले पेज पर और अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या बोलता है।
थर्ड वाला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यहाँ एक सवाल और बना हुआ है। अच्छा बताइए जरा, फाई बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो बी के मात्रक की बात किया जाए अगर, तो बी का मात्रक क्या होगा, फाई का होता है वेबर, वेबर और अपान एरिया यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भूल गया है, 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट रहेगा का मात्रक है। तो जानते हो सी बराबर प्रकाश की चाल होती बराबर क्या, 1/√रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, और प्रकाश की चाल का मात्रक क्या, मीटर पर सेकेंड होता है। इतना छोटा सवाल तुमको परेशान कर रहा है यार, हर साल एग्जाम में मतलब क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, पढ़ना है और आगे जाना है। अब चलते हैं आपको लेकर के आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जो अगला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रहेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर है 1/2 नेगेटिव का, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर क्या -1/2 दिया है, इसको लिखेंगे 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट प्लस का 1/2, मतलब ये ऊपर से नीचे आ गया ना तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब होता है रूट में। तो ये क्या है, ये आपकी लाइट की वेलोसिटी है, 3 गुणा 10⁸, 3 गुना क्या 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। तो 3 गुणा 10⁸ कहीं दिया नहीं, कहीं गलती से ये मत मार देना, ये सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज, यहाँ पे मीटर को अगर चेंज करेंगे सेंटीमीटर में ना 100 गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, यानी कि ए वाला आपका, ए वाला सही, ए वाला गलत है। तो सेंटीमीटर मीटर को देख के गुड करना, नहीं तो बच्चा जानता है 3 गुणा 10⁸, तो पता चला गुड मार के आ गए, सब सही है और फंस गए है यार, तो फंसना नहीं है। अगला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ही है वी वेग से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अगर मान लो कोई आवेश क्यू है, वी वेग से गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, और यहाँ पे थीटा क्या है, वी और बी के बीच का एंगल है, तो लगने वाले बल का फार्मूला ही होता है आपका। तो यहाँ देखो बी में बल रेखाओं के समांतर इलेक्ट्रॉन गतिमान है, बल रेखा अगर आगे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जा रहा है, बोलो आगे जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, बोलो 0 डिग्री का है। और जब 0 डिग्री बन जाएगा ना तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ओवरऑल एफ का मान आएगा 0, यानी कि लगने वाले बल का मान क्या होगा, बोलिए 0 होगा। याद रखना एफ बराबर क्यू वी भी साइन थीटा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। अगला वाला पेज क्या कहता है यार, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ड वाला है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मान लो लंबवत प्रवेश करेगा, देखो क्षेत्र अंदर जा रहा, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 हो गया, तो लंबवत प्रवेश कर गया। तो यहाँ पे पथ उसका कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, सर्कुलर होता है, क्योंकि आप जानते हो राइट हैंड क्या पाम रूल जानते हो, अंदर क्या है बताओ, चुंबकीय क्षेत्र है, अंगूठा हमारा कहाँ जाएगा, आवेश गति की ओर जाएगा, तो ऊपर कौन जा रहा है, ऊपर लगने वाला बल क्या होता है, बोलो वही हमारा होता है, बल की दिशा ऊपर जाएगा, देखो आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा आवेश ऊपर, अंदर उंगलियां जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर लगने वाला है, आगे भी अंदर भी, पूरा लेके बनता है सर्कल, यानी कि अपथ होने वाला है आपका वृत्ताकार। अब चलते दोस्तों आगे वाले पे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक M बराबर क्या होता है, I इंटू ही होता है। I क्या है, I आपका धारा है, और एक लूप का एरिया है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है आपके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ठीक है ना। और चलते हैं दोस्तों, अब आगे समझ में आएगा तो आराम से कमेंट बॉक्स में आइएगा, बोलिएगा यस सर समझ में आ रहा है, और हमको और अच्छे से पढ़ाओ, मतलब यार मजा थोड़ा और आना चाहिए ना, तो मजा तो ले ही आ रहे हैं सर। देखो देखो अगला वाला क्या बोलता है, एक वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम है, कह रहा है कि कोई वृत्तीय धारा लूप है, धारा मान लो ऐसे बह रही है, आघूर्ण इनका यम है, यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है I इंटू ही होता है। चलो कोई बात नहीं, कह रहा है अगर लूप की, अब मान लो इनकी त्रिज्या R रही हो मित्रों, तो हम बता दें आपको यम बराबर I इंटू क्या पाई आर का स्क्वायर का बन जाएगा एरिया। तो वही कह रहा है यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, जो धारा वाही लूप है उनकी त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो यम डैश नया वाला बनेगा I इंटू एरिया क्या पाई R बाई 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो लो भैया आएगा यम I पाई R का स्क्वायर अपान 4 आएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये यम डैश है, आप भाग कर लो सर,
अगर भाग किया जाएगा तो m अपान क्या आएगा, m डैश इक्वल टू क्या, आई पाई आर का स्क्वायर अपान 1 अपान ये कितना आएगा, आई पाई आर का स्क्वायर बाई 4 आएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो यम अपान क्या, यम डैश इक्वल टू आपका आएगा 4, क्योंकि पहले का चौथा दूसरे का तीसरा होता है। तो यम डैश का मान क्या आएगा, m बाई 4 आएगा, यानी कि ये वाला आपका सही तीसरा वाला m डैश का जो नया वाला आगुड़ बनने जा रहा है वो m बाई 4 का आएगा। तो इक्वेशन को समझो, लगाओ, त्रिज्या को खाली आधा करना है, त्रिज्या का आधा कर देंगे तो नया वाला एरिया आपका ये आ जाएगा, भाग कर देंगे निकल जाएगा। अगला है, यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा आई बह रही है, कुंडली में धारा आई बह रही है और फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, मतलब एक फेरा का आई होता है, तो ऐसे n फेरे रहेंगे तो कितना होगा, n आई होगा। तो n आई पहला वाला क्या बोलो सही है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर आई होता है एक फेरा का ना, अगर n फेरे होंगे तो n आई हो जाएगा। अब चलते हैं मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ से अगला वाला हमको लगता है तो वही है आपका ना जी, वो तो हम लगा चुके, कोई बात नहीं, सवाल 2 बार आ गया है, यही वाला सही था आपका। आगे एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1.0 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, तथा इसमें 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 0.1 टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के तल के लंबवत लगाया जाता है। छल्ले के, ये मानो छल्ले का तल है और यहाँ पे कह रहा है 0 पॉइंट कितना दिया है, 1 टेस्ला तीव्रता का, यानी कि मान लो बी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तल के लंबवत है भाई साहब, तल के लंबवत है, कोई बात नहीं है। और आगे बोलता है लंबवत लगाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण छल्ले पर लगने वाला बल होगा। तो साफ साफ बताया ना, छल्ले वाले केस में जब भी लंबवत की बात कर देगा और सीधे 0 मार के आ जाइएगा, यार लंबा चौड़ा कहानी क्या करना, सीधे क्या बोल देंगे 0 होगा। जब भी छल्ले वाला सवाल लंबवत वाले केस में आएगा तो सीधे बोले कितना आएगा, बोलो 0 आएगा। और बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो ना, बहुत टाइम नहीं लेना है यार, आराम से घुट करके आगे आना है। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर मित्रों। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, चुंबकीय क्षेत्र बी में स्मॉल वी वेग से गतिमान क्यू आवेश के कण पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, ये होता है Q, और क्या होता है वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यही होता है ना जी, यह बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। यहाँ पे कौन सा आंसर बनने वाला है, F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, कोई लिखा नहीं है क्या, ये वाला ऑप्शन, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला ब्रैकेट में डाल दो, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है, ये आपके लगने वाले बल का फार्मूला, और जब क्रॉस हटाओगे तो QVB क्या आएगा, बोलो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे वाले पे, एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका A है तथा इसमें प्रवाहित धारा I है, और बोलता है एक वृत्ताकार धारावाही लूप दिया है, एरिया A है और धारा मान लो I बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B लूप के तल के लंबवत है, लूप के तल के लंबवत है, मान लो ये अंदर जा रहा हो ना, लूप के तल के लंबवत हो गया, कोई बात नहीं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप में लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B होता है आपके टाउ का फार्मूला, ठीक है ना। और M का फार्मूला क्या होता है, I इंटू A होता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेक्टर B दिया हुआ है, कोई बात नहीं यार। अच्छा इनको एक काम करते हैं, रुक जाइए, हम कहते हैं ना इनको आपका दोसर कितना बोल देते हैं, MB साइन थीटा बोलते हैं, ये बन जाएगा MB साइन थीटा बन जाएगा, कोई बात नहीं यार। अब तुम देखो ध्यान से, वेक्टर M और वेक्टर B वाला एंगल कितना जा रहा है, अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे अगर देखो आप तो वेक्टर M कहाँ जाएगा, अंगूठा लगा, मतलब राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो अंगूठा, चारों अंगुलियों को आपको धारा की ओर मोड़ना है, अंगूठा कहाँ जाएगा, बाहर, कहाँ जाएगा बोलो बाहर, और क्षेत्र कहाँ जा रहा, अंदर जा रहा, तो बाहर एक और एक अंदर हो गया, दोनों के बीच एंगल कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 180 का मान होता है 0, तो पूरा टाउ का मान आपका आएगा 0, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल क्या बोलो सत्य है। अब चलते हैं आपको लेकर के आगे, याद रखना राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल जो भी है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V के लंबवत V वेग से चलने वाले आवेश पर लगने वाले बल का मान है बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा, लंबवत चलेगा तो साइन 90 बन जाएगा, मान 1 होता है,
F बराबर QVB आपका आ जाएगा। ये पहला वाला ऑप्शन क्या है बोलो आपका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है। अरे भाई इन दोनों के माध्यम में जो तरंग का वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो C बराबर 1/करणी में क्या म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये आपका आएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। और जो भी है ये आपका बिल्कुल सत्य है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब हमने इतने सारे एमसीक्यूज कर लिए तो बोर नहीं होने का, परेशान नहीं होने का, क्योंकि मम्मी का, पापा का, बाबा का, मामा का, मामी का, दादा का, दादी का और नाना नानी सबका नाम रोशन करने के लिए बैठना पड़ता है, इत्मीनान से बैठना पड़ता है। अरे भाई बड़े सफर को पद तुम तय करने जा रहे हो, एक बड़ा लक्ष्य तुम मतलब अचीव करने जा रहे हो, तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना सर। त्याग करोगे वही आगे काम करेगा आपके लिए। अब चलते हैं लेकर के आपको आगे। तो एनर्जेटिक रहो, बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि जानते हो बिना पढ़े गुजारा होने वाला नहीं है। यहाँ पे लिखा है एल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, कोनो बात नहीं भैया, होने दो यार, क्या दिक्कत है। और लिखा है तार बी वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका हुआ है, यानी कि बोल रहा है यहां से मान लो यह बी आपका है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान, अरे भाई जानते हो क्या होता है, F बराबर क्या होता है, फिर से वही बात है, आई बी एल साइन थीटा होता है, तो कोई बात नहीं, आई बी एल साइन 30 बन जाएगा, मान 1/2 होता है, तो आई बी एल बाई 2 बन जाएगा। आई बी एल बाई 2 यानी कि सेकेंड वाला आपका आंसर सही है। धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। मित्रों अब चलते हैं आगे। आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग से गति करे, समांतर वेग से जब भी गति करे ना, अरे भाई अब बराबर कितना बार बोले, QVB साइन थीटा समांतर गति करेगा तो थीटा का मान कितना, जिधर B है उधर हमारा आवेश का वेग है, तो दोनों के बीच एंगल 0 आएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, तब का मान क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। लो तीसरा वाला सही कर दिया है ना जी, तो थर्ड वाला आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर लेकर के आपको अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। मित्रों कट गया, थोड़ा सा मैनेज करो यार, कोई दिक्कत है, मैं बताता हूँ क्या लिखा है। एल लंबाई के तार का वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है, एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जा रहा है, यानी एल लंबाई का तार है अब वृत्ताकार में मोड़ दिया गया, मतलब कि 2 पाई, मान लो इनकी त्रिज्या बेटा ए हो तो 2 पाई ए बराबर एल बन जाएगा। सरकमफेरेंस पूरा लंबाई वही बना है हमारा, पूरा परिधि हो गया ना जी। तो ए का मान क्या आएगा बोलो, एल बाई 2 पाई आ गया, हम सब लिख दिए पहले ही यार। लिखा है धारा आई प्रवाहित हो रही है, केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ, तो भैया बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए होता है। तो अगर मान को रखा जाएगा तो बी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 2 आएगा, आई अपान 1 कर लो और ए का मान क्या एल अपान 2 पाई कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या चलने वाला है, ये यहां जाएगा यहाँ आएगा, तो B का मान क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 2 आएगा, और यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो 2 पाई आई अपान, नीचे लट्टू से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट पाई आई अपान एल आएगा। म्यू नॉट पाई आई अपान एल, म्यू नॉट पाई आई अपान एल, पहला वाला ही सही है, हम बगल में छोरा गांव डिंडोरा, पहला वाला ही सही है, म्यू नॉट पाई आई अपान एल बन जाएगा। तो क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे यार। अब यहाँ देखो भाई अगला वाला क्या बोलता है, नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमणपाती किसकी होती है, तो आर बराबर क्या होता है, एमबी बाई क्यूबी होता है। मतलब मान लो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत आवेश घूम जाए, चला जाए, तो वहां पे सर्कल बनेगा, सर्कल का रेडियस क्या होता है, आर बराबर एमबी बाई क्यूबी। एम आपके कण का मास है, वी वेग है, क्यू उसका आवेश है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यार। तो यह क्या है बोलो, मोमेंटम होता है, तो पी बाई क्यूबी, तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या, पी बन जाएगा, यानी जो आर है वह कण के संवेग के क्या होगा, अनुकरणपाती होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और मजे से पढ़ो यार, मजे से पढ़ो आराम से, अगर पढ़ के आए हो और तुम कहोगे ना तो लंबे लंबे वीडियो बना दूंगा तुम्हारे पूरे सिलेबस का, लेकिन बनेगा टाइम से, परेशान ना हो, पढ़ो भी यही वाला। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है, मतलब चल कुंडली धारा मापी में आपको क्या करना है कि सुग्राहिता में कि और सुग्राह बन जाए और आसान बन जाए। आप कैसे कर सकते हो, आप सीधे जान लो, कुंडली का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो उनकी सुग्राहिता क्या हो जाएगी बोलो, बढ़ जाएगी।
अगर कुंडली का जो क्षेत्रफल है बढ़ जाएगा तो उनकी जो मतलब कि क्या वो सुग्राहिता है बढ़ जाएगी। आप लर्न कर लो सर। आगे है सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। तो मैं चिन्हित क्या करना है बेटा, मैं आपको बता दूं ना, अमीटर का जो प्रतिरोध कम होना चाहिए। अमीटर जो आप धारा मापने वाला मशीन लगाए हो उसका जो प्रतिरोध है वो कम होना चाहिए, परंतु जानते हो धारा मापी के प्रतिरोध से कम अधिक होना चाहिए। अगर अमीटर का मान लो प्रतिरोध धारा मापी से कम हो जाएगा तो जानते हो अमीटर किसी काम का ना रह जाएगा, वो अभी धारा मापी का काम ही नॉर्मल काम करेगा। तो मतलब क्या है, आपको याद रहना चाहिए मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, परंतु क्या इसको धारामापी के प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, बोलो अधिक होना चाहिए। तब ये मतलब कि क्या करेगा, तो बड़े करंट को मेजर कर सकेगा, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। और जानते हो ये हवाला बेस चैप्टर हो गया खत्म। अब हम जानते हो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब क्या, अब पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस वाले को थोड़ा आपने थोड़ा रिवाइज कर लो मन में, 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो आप, उसके बाद आराम से देखना अगले वाले चैप्टर को, वो बनने जा रहा है। तो शुरू करते हैं अगला वाला चैप्टर। तो दोस्तों हमने पीछे वाला पार्ट गतिमान आवेश व चुंबकत्व खत्म कर लिया है। अब चलेंगे हम लोग नए वाले चैप्टर पर, चुंबकत्व एवं द्रव पर चलेंगे। आपके सामने कुछ बन रहा होगा, बनाओ भाई। क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसको पढ़ा जाएगा। जानते हो, फिर से याद कर लो, मम्मी का, पापा का, दादा का, बाबा का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करेगा आपका लाल। लाल मतलब तुम लोग करोगे ना, हम तो घर करा ही रहे हैं यार। तो चलते हैं लेकर ये, जल्दीबाजी मतलब लेट ही करेंगे, जल्दी करते हैं इसको। लिखा गया है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है सर, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, यम होता है। एम इक्वल टू क्या, आई मल्टीप्लाई बाई ये, यानी कि लूप में बहने वाला करंट और इनटू लूप का एरिया, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर बन जाएगा आपका। एम्पियर मीटर स्क्वायर तो लिखे नहीं है साहब लोग, तो यहाँ पे एम्पियर मीटर स्क्वायर लगा लो आप। यहाँ पे है यदि ई तथा यश क्रमशः विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं, तो ई अपान एस का मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, और एस क्या है जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ई होता है आपका बच्चा एम्पियर पर मीटर होता है मात्रक। मीटर मीटर कट जाएगा भाग करने पर, तो आएगा वोल्ट पर एम्पियर। यह क्या आपका वी है और ये आपका आई है, वी अपान आई माने आर होता है, और आर का मात्रक ओम होता है। तो ये आपका दूसरा वाला सही है। तो ये सब क्वेश्चन हालांकि जानते हो यहाँ पे 5 एमसीक्यूज हैं जो हर साल अदल बदल के पूछे जाते हैं, और हाँ आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाला है, मन लगा के पढ़िए। इसके बाद भी वीडियो आते रहेंगे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, प्रूव करने वाले सब बताए जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अब चलते हैं अगले वाले पर। अगला क्या बोलता है, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व यानी बहुत छोटा सा प्राप्त कर लेता है, वो कौन सा है, इनमें से है बच्चा वो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी कि जानते हो पदार्थ ऐसे होते हैं, अगर मान लो बाहर से आप यहाँ पे दोगे चुंबकीय क्षेत्र ना, इनके एटम ऐसे बन जाएंगे, उनका उल्टा अपोज करेंगे, विपरीत वाले में आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। अगला है डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं, तो डोमेन बनता है बच्चा आपका लौह चुंबकीय पदार्थ में। डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं कच्चे लोहे वगैरह, अगर ऊपर से बाहर वाला बी दोगे ना, तो छोटे छोटे पार्ट में इनके जो एटम होते हैं ऐसे हो जाते हैं, क्या ऐसे एलोंगेशन में आ जाते हैं, मतलब एक लाइन में लग जाते हैं, इसी को डोमेन बोलते हैं। और अब अगला वाला पार्ट है अलग अलग पार्ट में, मतलब कि उन्हीं की ओर बन जाएगा जहां से जिधर आप बाहर दिए हो, इसी को डोमेन बोलते हैं। और ये बनता है लौह चुंबकीय पदार्थों में बनता है। और आपको हम लेके चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। यहाँ देखो अगला वाला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है भैया इसका। क्या है, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, अभी तो बताया तुमको सर, वो कौन सा है, वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और कौन सा है, खत्म हो गया। अब आपको लेके चलेंगे अगले वाले पर। तो शुरू करेंगे अगला वाला चैप्टर जिसका नेम बनने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इंडक्शन रहेगा, यहाँ पे यू रहेगा, मतलब कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण रहेगा। अब हम चलते हैं इसको लेकर के, यहाँ देखो भैया क्या बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सपेरिमेंट है, ये आपका मतलब कि वेव है, और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, तमाम प्रकार की चीजें देख रहे हो जो कि इसी चैप्टर से क्या बोलो रिलेटेड है, तो फीलिंग आनी चाहिए, इसीलिए सब आपके सामने बनाया गया है, क्वाइल वगैरह। और अब चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को बच्चा। पहला वाला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। यानी कि मान लो चुंबकीय क्षेत्र में अगर मान लो कोई लूप है ना जी, तो लूप में क्या होता है, धारा का निर्माण होता है अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तब।
यह धारा का जो निर्माण होता है, धारा की दिशा निकालनी होती है उसके लिए ना। धारा की दिशा क्या होती है, लेंज का नियम बताता है और जिनके नाते बनता है उन्हीं का अपोज करता है। यानी कि अगर मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने के नाते धारा बन रही होगी तो क्या करेगा, उनको घटाएगा, धारा ऐसा बनाएगा उनको घटाएगा। और अगर घटने के नाते यहां बना होगा धारा तो उनको बढ़ाने वाला काम करेगा। तो लेंज का नियम जिंदाबाद। लेंज का नियम क्या बताएगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया, चलते हैं नेक्स्ट में आगे आपको लेकर के। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बच्चा कहता है लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। जो लेंज का नियम है वो किस संरक्षण को फॉलो करता है, तो साफ साफ बात है ऊर्जा संरक्षण को फॉलो करता है। जितनी ऊर्जा आप दोगे उतना आप पाओगे, और इसीलिए वास्तव में अपोज वाला कहानी चलता है। और आगे देखो लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, वही वाला कहानी आ गया। वह कौन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों। तो लेंज का नियम याद रखना ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। अब लेके चलते हैं आपको अगले वाले पे। अगला वाला क्वेश्चन कहता है हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है मित्रों। हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है, अगर देखा जाए हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है तो आपको मालूम चलना चाहिए यह चुंबकशीलता का मात्रक है। यानी कि म्यू नॉट का मात्रक क्या बोलिए, हेनरी पर मीटर है। आपको याद रहना चाहिए चुंबकशीलता का मात्रक है। और यहां पे देखो भाई एल आर की विमा होगी जहां एल प्रेरकत्व है तथा आर प्रतिरोध है। एल अपान आर को आप हमेशा के लिए याद रख लो यार, इसका होता है टाइम आता है। एल अपान आर जहां पे एल प्रेरकत्व है, आर प्रतिरोध है, जब दोनों का भाग कर दोगे और टाइम आता है लर्न कर लो, एल अपान आर का टी होता है। और याद रखना कभी कभी एग्जामिनेशन में जो बनाते हैं पेपर ना वो बोलते हैं आर अपान एल का क्या होगा, तो भैया 1/t हो जाएगा, तो टी पावर -1 लगा देंगे यहां पर। तो याद रखना एल अपान आर की विमा क्या बन जाएगी, m0L0t। ये तीसरा वाला m0L0t बन जाएगा। इक्वेशन नंबर आपका हो गया 5वां भी खत्म। चलते हैं मित्रों लेकर के आपको आगे वाले प्रश्न पर। क्या लिखा है अगला वाला प्रश्न, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान U बराबर क्या होता है, हाफ LI का स्क्वायर, जहां पे L क्या है, प्रेरकत्व का मान है जो दिया गया है कितना, 10 हेनरी दिया गया है। और यहाँ पे आपका I कितना है, I है, I तो आपको मालूम नहीं है क्या, I बराबर क्या होता है, V अपान R होता है ना भाई, का स्क्वायर लगा देंगे यार, क्योंकि V बराबर I R, तो I बराबर V अपान R बन जाएगा। V आपका है 50 का, R है आपका 10 का, तो 5 आएगा, 10 × 5 = 50 होता है, तो 1/2 × 10 गुणे 5 = 25 बन जाएगा। ये कटेगा यानी कि 125 जूल की ऊर्जा क्या होगी बोलो, संचित होने वाली है। तो पहला वाला आंसर सही है, याद रखना संचित ऊर्जा का फार्मूला हाफ LI का स्क्वायर, V और R का मान दिया था हमने, I का मान निकाल लिया। क्या करना है अगला है, एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब 2 एम्पीयर धारा से 18 एम्पीयर धारा, यानी कि बोला जा रहा है वृत्तीय चालक वाली कुंडली जिन्हें 2 एम्पीयर की धारा से कितना हो गया, 18 हो गया भाई। तो कितना बढ़ा, डेल्टा I का मान बढ़ गया 16 एम्पीयर बढ़ गया। 2 से 18 माने क्या, 18 - 2 16 बढ़ गया ना। 0.05 सेकेंड में T का मान दिया है 0.05 दिया है, बढ़ती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट हो जाता है, तो E का मान 20 वोल्ट हो जाता है। तो बोलता है L का मान क्या होगा, तो बच्चों L का फार्मूला क्या होता है अगर बताया जाए तो E अपान मॉड में E अपान यहाँ पे क्या डेल्टा I अपान डेल्टा T होता है मित्रों। तो देखा जाए तो E का मान 20/1 लगा दो, 20 वोल्ट दिया वही, और आपका डेल्टा I कितना है 16 बटे क्या 0.05, फर्स्ट का 4 सेकेंड का 3rd। मैं आता हूं यहां पर तो हो जाएगा 20 गुणा 0.05 बटे कितना आएगा बोलो बच्चा, ये आपका आएगा 16, ये आएगा 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। तो ये कितना आएगा, ये 5 उड़े, आप यहाँ 5 कर लो, यहाँ 400 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 400 बन जाएगा क्या, अगर यहाँ 5 कर लो ये तो वहां 400 बन जाएगा। तो आगे लेके चलते हैं इसको, ये आएगा आपका 25/400 आएगा, कोई बात नहीं यार। 25/400 अगर देखा जाए ना मित्रों तो इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, 25/400, तो इसको लिख सकते हैं 25/4 गुणे 10 पे घाते -2 बन जाएगा। अगर देखा जाए तो 4 × 6 = 24, दशमलव लग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 10 पे घाते -2 बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 62.5 गुणे 10 पे घाते -3, इसको 62.5 गुणे 10 पे घाते -3। और एल का मात्रक क्या, हेनरी, तो 62.5 ये है आपका मिली हेनरी। मिली माने क्या,
10⁻³ तो बन जाएगा 62.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हेनरी आएगा। मिली में दिया है, घबराना नहीं है, लगाना है, लगा के ही आना है और नंबर लेके आना है। अब यहां देखो मित्रों, क्वेश्चन नंबर जो 8वां है इसका, वो कह रहा है स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। कौन है? एल बराबर, अभी तो पढ़ के आए हो, ई अपान क्या, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है, माइनस लगा दो मॉड, ई का होता है वोल्ट और ऊपर जाएगा टाइम, तो सेकंड प्रति क्या धारा एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और दोस्तों एक छोटे से वीडियो में हमने इसको कर लिया है पूरा खत्म। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या हो गया, बोलो, खत्म हो गया है। और ऐसे सवाल दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ना मानो तो भैया आएगा तो देख लेना। मैं भी 6 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारा अनुभव रखा हूं, इसीलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन ऐसे ही ला रहा हूं जिससे आप क्या कर लो, आप अपने एग्जाम को टॉप करो और कम सवाल रहेंगे तो आपका बोझ कम रहेगा और यहीं से आएगा भी 100% आएगा। तो दोस्तों यह वाला पार्ट हो गया खत्म। शुरू करते हैं अगला वाला पार्ट जिनका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो शुरू करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा को। तो शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। आप देख रहे हो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे 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 होता है, बनाया गया है ना, ऊपर नीचे जाता रहता है यार। तो पहला वाला सवाल है, लेट नहीं करूंगा। वोल्टमीटर द्वारा नापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है। VRMS क्या होता है, V0/√2। जो V0 है 200 और अपान √2 लगा देंगे, √2 का गुणा ऊपर नीचे कर लेंगे तो 200 √2 अपान 2 कट जाएगा 100, यानी कि आएगा 100√2 आएगा और यहाँ पे आएगा वोल्ट, यानी कि आएगा 100√2 वोल्ट आपका आएगा। दूसरा वाला आंसर सही है। VRMS बराबर क्या, V0 शिखर मान विभव का अपान √2 होता है। अगला वाला है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, L बराबर फार्मूला होता है V/I/T होता है। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, इसको बोलते हैं ओम बोलते हैं ना बच्चा, तो ओम सेकंड बन जाएगा, नहीं ओम सेकंड बन जाएगा। पहला वाला आंसर सही। L बराबर क्या, V/I/T और आगे n का गुणा कर सकते हो अपने हिसाब जितना चक्कर कुंडली लगाया हो। तो अगला सवाल है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। R का मान दिया है 8 ओम और आपको प्रेरकत्व L का मान क्या दिया है, 6 ओम का दिया है। प्रतिबाधा का मान दोनों को मिला के पूछ रहा है यार। और जानते हो ना L और R दोनों किस क्रम में होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं यार। और 90 डिग्री पे होने का पर्पस क्या है जानते हो, यहाँ पे हम बोलेंगे जो आपका आएगा प्रतिबाधा यानी कि जो R नेट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस पहला वाला दूसरा वाला, दोनों के बीच एंगल गुणे 2 होता है ना, दोनों के बीच एंगल 90 होता है, काश 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पे आएगा 64 धन 36 ये होगा कर्णिम। 100 का मान क्या होगा, 10 ओम का होगा। तो ये आपका 10 ओम वाला पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मैं बता दूं, इधर आपका जाता है आई, यहाँ पे जाता है आपका आर वाला जाता है, VR जाता है और यहाँ क्या जाता है बोलो, यहाँ पे आपका L वाला जाता है। यानी कि जो आपके प्रेरकत्व की धारा होती है इनके वाली धारा से 90 डिग्री पीछे होती है, आई मतलब कि प्रतिरोध वाले से। और उसमें क्या होती है, उस संधारित्र में क्या होती है, धारा क्या होती है बोलो, आगे होती है 90 डिग्री। अब यहाँ पे आओ, अनुनाद की स्थिति में LT परिपथ की आवृत्ति है। अच्छा बताइए जरा, अनुनाद क्या होता है, अनुनाद जहाँ पे XL बराबर XC बन जाए तो ओमेगा L बराबर क्या, ओमेगा C बन जाएगा और 1/ओमेगा C बन जाएगा। तो देखा जाए तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LT आएगा, तो ओमेगा बराबर कर्णिम क्या आएगा, 1/LT आ जाएगा। और देखा जाएगा तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2πf होता है, इक्वल टू रूट में LT आ जाएगा। तो अगर नीचे जाए तो f बराबर 1/2π रूट में LT, 1/2π रूट में LT। याद रखना अनुनाद वाला कंडीशन क्या है, एक्सियल बराबर जब XC बन जाएगा ना तो हम क्या बोलेंगे, यही है आपका अनुनाद वाला कंडीशन, रेजोनेंस बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चा। अब चलते हैं आगे लेकर के, आपको अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, LT तथा R क्रम से प्रेरकत्व धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित सूत्रों में किसका विमीय सूत्र आकृति का नहीं का मतलब यहाँ मतलब ये कौन सा सबसे अलग है। तो ये एक बात जानिए, तीनों का मात्रक निकाल लीजिएगा, ये मालूम चलेगा आपको तीनों सेम है, लेकिन C/L का मात्रक सबसे अलग आएगा। तो C/L इन तीनों से बिल्कुल अलग है, तो इसको अलग कर देंगे भैया। आगे आइए, समय T की विमा नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जो T की विमा को नहीं बताता है।
समय टी की बीमा को नहीं बताता इसमें कौन सा ऐसा है। तो मैं आपको बता दूं बच्चा ना, इन तीनों का जो विमीय सूत्र आएगा वो क्या आएगा बोलो, टी ही आएगा। लेकिन आर अपान सी एक ऐसा टर्म है बच्चा जहां पे आपको देखने को मिलेगा उसका टाइम का मतलब उसका जो विमीय सूत्र टाइम नहीं आने वाला है। तो चौथा वाला सही है, आप इनको अलग से सॉल्व कर लेना मित्रों। एल और आर का मात्रक मालूम है, आर सी का मात्रक मालूम है, एल टी का मात्रक मालूम है, रूट लगा हुआ है। तो आपको मालूम चलेगा आर अपान सी ना इन तीनों का टाइम ही आएगा, सेकंड आएगा मात्रक, इनका सेकंड नहीं आएगा। तो ये अलग हो जाएगा मित्रों। अब चलते हैं आपको लेकर के आगे। और हाँ याद ध्यान देना कि नहीं देखना है, नहीं नहीं, यही तो बच्चों को करता है परेशान। बच्चे हाँ मार के गुड मार के आ जाते हैं। तो सवाल को इत्मीनान से पढ़ना है और तब लगाना है। अब चलते हैं मित्रों आपको लेकर के आगे। अगला वाला कह रहा है एक श्रेणी अनुनादी एलटीआर परिपथ में धारा सी से धारिता सी से 4 सी परिवर्तित की जाती है। मतलब बोलता है उतनी अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व एल को कितना चेंज करना पड़ेगा। अच्छा बताओ जरा, अभी पढ़ के तो आए हो। बराबर क्या होता है 1/2 पाई रूट में एल टी होता है। अब कह रहा है कि इनको चेंज करना है। अब जान जाओ शुरुआत में हमने कहा एल डैश सी डैश है और जो सी डैश का मान क्या बोलो 4 सी कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, तो हमको कह रहा है क्या कि इस वाले कंडीशन में करना बताना आपको कि उस उतनी अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व यल का मान कितना चेंज होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डैश सी डैश इक्वल टू क्या 1/2 पाई रूट में एलटी आएगा, 2 पाई कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो करड़ी भाग जाएगी। तो एल डैश सी डैश इक्वल टू क्या एलटी आया है। तो एल डैश और सी डैश का मान क्या बोलिए 4 सी है इक्वल टू एल गुणे सी, सी कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा एल डैश का मान L/4 आएगा। यानी कि एल डैश का मान क्या आएगा बोलो L/4, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। देखो भाई शुरुआत में जो सी बदला तो हमने एल बदल लिया है और इतना आवृत्ति आपको लाना है सेम वाला। उतनी आवृत्ति के लिए एल डैश का मान क्या चाहिए। अरे भाई नॉर्मली आवृत्ति क्या होता है 1/2 पाई रूट में एलटी होता है ना, इसी बार इनको करना है। अगला है एक एलटीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कालांतर होगा। अनुनाद वाले कंडीशन में पूछ रहा है भैया, अनुनाद वाले कंडीशन में अगर पूछेगा तो जानते हो क्या होता है, इधर होता है हमारा V नॉट R होता है, इधर क्या होता है V नॉट L होता है, इधर होता है V नॉट C होता है। अनुनाद वाले कंडीशन में पूरा कट जाता है यार, कहाँ कुछ बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ये हमारा आर बचेगा, प्रतिरोध वाला आई भी यही हो जाएगा। तो दोनों के बीच का कालांतर क्या होता है शून्य होता है। अनुनाद वाले कंडीशन में दोनों कैंसिल हो जाते हैं ना मित्रों, बराबर उनका मान आ जाता है। तो यहाँ जहां धारा जा रही है वहां विभव जा रहा है, दोनों के बीच का कालांतर 0 डिग्री का आएगा आपका। अब चलते हैं लेकर के आपको अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है मित्रों। अगला वाला बोलता है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R बराबर 100 दिया है, एक्स एल का मान दिया है 300 ओम है और एक्सी का मान 200 ओम श्रेणी क्रम में आरोपित है, जुड़े हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कालांतर है। यानी कि अब यहाँ पे क्या है यार देखो ध्यान से, आर जा रहा है आपका 100 आगे जा रहा है 100 ओम का, और यहाँ पे एक्सएल नीचे है 300 ओम का, और यहाँ क्या है बच्चों 200 ओम का आपका एक्सी हमारा दिया है। कोई बात नहीं, एल वाला है, एक्सएल वाला है, और ये क्या है आपका एक्ससी वाला है, और ये आपका आर वाला है। तो यहाँ पे नेट निकालना पड़ेगा। अगर नेट निकालेंगे तो भाई 200 और 300 मतलब कितना नेट आएगा 100 आएगा, 100 आएगा, 100 यहाँ 100 यहाँ, बीच में जाएगा। ये फाई निकालना है। tan फाई का फार्मूला क्या होता है लंब, ए उठ के यहाँ आता है लंब और बटे आधार, यानी कि 1 और tan 45 का मान होता है। तो इसका कालांतर कितना आएगा बोलो 45 डिग्री का आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। और यहाँ पे आइए, यदि L और R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध के मात्रक है तो L का मात्रक हो L/R। पिछले वाले पार्ट को याद करो भैया, टाइम होता है, इसका आएगा सेकंड। क्या आएगा बोलिए सेकंड आएगा। L/R का मात्रक याद कर लो, सेकंड होता है मित्रों। अब चलते हैं लेकर के आपको आगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। कुछ देर के लिए हम रोकेंगे इनको बच्चा अभी, क्योंकि आगे एक फार्मूला मिलेगा वहां से इनको लगाया जाएगा। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई बराबर दिया है आई नॉट साइन, और यहाँ पे ओमेगा टी, ये ओमेगा टी है, -π/2 दिया है, प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव ई बराबर दिया है ई नॉट साइन ओमेगा टी है, अभी ये बच्चा लगाया गया है।
परिपथ में व्यय शक्ति P होगी। अगर यहाँ पे P का मान देखा जाए तो आप जानते हो P बराबर क्या होता है, VRMS इंटू क्या, IRMS इंटू cos फाई। अगर फाई का मान देखा जाए, कलांतर देखा जाए तो ओमेगा टी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि 90 अंश कलांतर आएगा। घटाएंगे तो कलांतर कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। cos 90 का मान 0 होता है तो P का मान क्या आएगा, बोलो 0 आ जाएगा। तो कलांतर याद रखना, P बराबर IRMS इंटू VRMS इंटू क्या होता है, बोलो cos फाई। यहाँ देखो एक कलांतर होता है, कलांतर देखा जाएगा तो ओमेगा टी खत्म हो जाएगा, 90 बजे खत्म हो जाएगा भैया। अब चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले क्वेश्चन पर मित्रों। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है यार, देखो उसको। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 sin ओमेगा टी वोल्ट तथा I बराबर 100 sin ओमेगा टी प्लस 5/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति है, तो फिर से P बराबर क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे VRMS इंटू क्या, IRMS इंटू cos फाई हो जाएगा। VRMS क्या होता है, V0 बाई रूट 2 होता है। और यहाँ पे IRMS कितना आएगा, I0 बाई रूट 2 आएगा। और cos कलांतर क्या है मित्रों, 100 टी है, ओमेगा टी होता है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ओमेगा टी खत्म हो जाएगा, पाई बाई 3 यानी कि 60 अंश कलांतर है। अच्छा बोलो V0 का मान क्या है, V0 आपका दिया है 100 और I0 का मान 100, ये कितना आएगा, 2 आएगा। cos 60 का मान होता है 1/2 होता है मित्रों। ये देखो यहाँ पे आएगा 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा मित्रों, जानते हो कितना आएगा, ये आएगा 25। तो आपको लग रहा होगा कि 2500 आएगा ना, गलत है। ध्यान में मिली एम्पियर है तो 100 गुणा क्या, 10 पे घात -3, तो अगर चालू करेंगे तो आएगा 2.5 वाट आएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा 2.5 वाट वाला आपका सही है। अब चलते हैं 14वां पे। प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति तथा अनुनादी आवृत्ति N, यहाँ पे NR है अनुनादी वाला और एक आपका N है। किस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगा, किस वाले कंडीशन में जो धारा है वो विभव से पीछे होगा, वो उस वाले कंडीशन में होगा जब n का मान बड़ा होगा NR से। जब आपके धारा स्रोत की जो आवृत्ति है अनुनादी वाली आवृत्ति से बड़ी बन जाएगी मित्रों, तो क्या होगा, धारा विभव से क्या होगी, बोलो पश्चगामी, यानी क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। और चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, और इस वाले का अंतिम वाला क्वेश्चन है मित्रों। यहाँ देखो प्रतिरोध कितना है, बोलो प्रतिरोध आपका है 200 ओम, यानी कि ये आपका V0 R होता है। प्रतिरोध जहां जा रहा होता है I है, मान लो I0 है R के लिए, ये आपका दिया है, यहाँ पे जो R का मान दिया है 200 ओम का दिया है। और यहाँ पे L होता है पीछे मित्रों, L बराबर दिया 1 हेनरी। तो बात किया जाए, आपने पढ़ा होगा XL बराबर क्या होता है, बोलो ओमेगा L होता है। ओमेगा का मान कितना है, बोलो ओमेगा वाला मान 200 दिया है, 200 और L का मान 1, तो ये आएगा 200 आपका आएगा। 200 ये अभी 200 अभी नेट निकालो भैया इसका, यहाँ फाई मान लो तो क्या होता है tan फाई बराबर क्या होता है, लंब यही वाला बन जाएगा 200, आधार बन जाएगा 200, 1 बन जाएगा तो tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री वाला आपका अंतर बन जाएगा। एल्थियार सर्किट को आप बड़े लगन से जतन से पढ़ लेंगे। प्रतिरोध मान लो आगे जा रहा, धारा आगे जा रही है तो धारिता वाला ऊपर जाता है और जो आपका प्रेरक वाला है वह नीचे जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर हो गया पूरा खत्म यार। 15 सवालों का जखीरा आपके सामने लाया जा रहा है ताकि आप प्रसन्नता पूर्वक पढ़ सकें और लगा सकें। इतना अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आप टॉप करेंगे। इसी को खत्म करते हुए हम चलते हैं अगले वाले यानी कि भौतिक वाले अंतिम चैप्टर पर। हम यहां तक पहुंच के आ गए हैं तो थोड़ा सा और सही, उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मैक्सवेल वाला पाठ आ गया 4 समीकरणों वाला, उनके ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आराम करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अगला वाला चैप्टर। जैसा कि मैंने अभी बोला हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने जा रहे हैं। फिर से बोल दूं, मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, मामा का, मामी का, सबका नाम रोशन करना है। तो रोशन करने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है और पढ़ाई के
जैसा कोई और हथियार नहीं है जो दुनिया को आसानी से बदल सके। पढ़ लोगे दुनिया बदल जाएगी, तुम्हारी भी और औरों की भी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चा, और आपके सामने चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट का हेल्प हम लेंगे आगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर पहले आते हैं। यदि ई, ध्यान देना बच्चों, तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर या वैद्युत क्षेत्र है मित्रों, और चुंबकीय क्षेत्र है, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा दोनों जब लंबवत कंपन करते हैं ना, तो तरंग कहां जाती है? आगे जाती है। ई क्रॉस बी क्या होता है बोलो? ई क्रॉस बी होता है, चौथा वाला सही है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे लंबवत कंपन करती है मित्रों, तो ये क्या रहेगा? अनुप्रस्थ रहेगा। अब चलते हैं आगे वाले पर, आराम से याद करो, बढ़िया से पढ़ो, भगवान आपका भला करे। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे कम आवृत्ति वाला आप चार्ट देखने को पा रहे होगे, तो माइक्रो तरंग जो होता है वो न्यूनतम आवृत्ति का होता है मित्रों। अगला है यदि 1, 2 तथा 3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों के तरंगदैर्घ्य है, तो बताओ जरा कौन सा क्रम सही है? तो फिर आप चार्ट देखने को पा रहे होगे। अगर मैं आपको बता दूं मित्रों, तो यहाँ पे जो सूक्ष्म वाला कण है उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है दृश्य प्रकाश का लैम्डा, और सब इन तीनों में सबसे कम होता है एक्स वाले किरणों का। तो चौथा वाला आपसे जवाब भी क्या बोलो? सही है। अब चलते हैं लेकर के आपको आगे, चार्ट का अध्ययन आप करिएगा बढ़िया से। यहां पे लिखा है वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास है। रेडियो आवृत्ति का जो परास होता है मित्रों ना, वो होता है 3 गुना 10⁻6 से लेकर के 3 गुना 10⁻10 का होता है। और हाँ, आपको मैं बता दूं ना, चार्ट बढ़िया से जो दिखाया जा रहा है देख लो और बढ़िया से पढ़ लो, सवाल यहां से आगे पीछे हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां देखो भाई लिखा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जो बीटा वाला है ना, आप चार्ट में देखने को पा रहे होगे, गामा भी है, एक्स भी है, औरत भी है, लेकिन बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो अब चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले क्वेश्चन पर मित्रों। जो अगला वाला क्वेश्चन है यहां से मिलेगा 7वां वाला, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं किसके द्वारा? त्वरित आवेशों के द्वारा। यहाँ पे लिखा है ना, तीसरा वाला सही है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य है, सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंगदैर्घ्य है बच्चा, वो आपको गामा वाली तरंगे हैं। चार्ट अगर देखा जाए, चार्ट को मैं भी देख लेता हूं, कहीं गलती आपको ना बता दूं, इसलिए हमको चार्ट को देखना पड़ता है मित्रों। तो यहाँ पे गामा तरंगे ही है। अब चलते हैं आपको लेकर के थोड़ा सा आगे, अगला लिखा है जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका क्या बदलता नहीं है? जब कोई तरंग मित्रों माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या है जो उसका बदलता नहीं है? तो मैं बता दूं क्या नहीं चेंज होता है? उसका आवृत्ति नहीं बदलता है मित्रों, आवृत्ति वही रह जाता है। आगे लिखा है एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है, और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना दिया है बोलो? निकालना है यार। तो क्या होता है? C बराबर होता है E0/B0 होता है। ये C का मान प्रकाश का वेग निर्माता है वायु में, E0 का मान 6, B0 का मान पूछ रहा है, तो यहां लेके B0 यहां जाएगा, वहां निकल जाएगा, तो 2 गुना 10⁻⁻8 टेस्ला, 2 गुना 10⁻⁻8 टेस्ला। अरे भाई B0 यहां जाएगा, यहां आ जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, और पावर नीचे प्लस का, ऊपर जाके बन जाएगा माइनस का। तो चलते हैं दोस्तों आगे आपको लेकर के अगले वाले प्रश्न पर। और जो अगला वाला प्रश्न है ना, वो बोलता है E बराबर 100 का 6 गुणे 10, और यहाँ पे 10⁻8 t + 4x। ये आपका क्या है? ये आपका ओमेगा का मान है मित्रों, और ये 4 क्या है? स्मॉल k का मान है, ठीक है ना जी। से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक। अरे भाई अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है? C/V होता है, और लेकिन V बराबर क्या होता है? ω/k होता है। ओमेगा का मान कितना है? 6 गुना 10⁸ है, k का मान 4 है, 2 3 6 तो दूनी 4, ये आएगा आपका C का मान 3 गुना 10⁸1/1 V का मान माध्यम में कितना है? 3 गुना 10⁸8/2, ये पूरा कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो n का मान अपवर्तनांक का मान आएगा 2। तीसरा वाला आपका आंसर क्या है बोलो? सही है। अब आते हैं अंतिम वाले क्वेश्चन पर। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है।
देखो भैया वैद्युत क्षेत्र ऐसे चुंबकीय से 90 पे जब चलेंगे तो जाती है आगे, यानी कि 90 डिग्री का होता है कालांतर, π/2, पाई का मान होता है 180 और बटे 2 का मान 90 आएगा। तो देखा ना आराम से हमने पूरा फिजिक्स आपका जो है ना खत्म कर दिया, पूरा जो आपका क्या है एमसीक्यूज है वो खत्म हो चुका है और हमने पूरा जो भी टाइम लगा हो खत्म कर दिया है, काट काट करके बनाया गया है। और जान तो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नाम रोशन करेंगे, मेरा भी, अपने घर वालों का भी, परिवार का भी, मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, मम्मी का, और कौन, नाना का, नानी का, मामा और मामी साहब का नाम रोशन करेगा आपका ये लाल। मतलब तुम सब करोगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में 1 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ, और हाँ एक ऐसी ऊर्जावान वीडियो के साथ देखने में मजा आ जाए और दिल पढ़ने का करे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।